हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं जो लाइव आए हुए छात्र हैं और जो अपने अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हमने दो डिक्टेशन को एक साथ मिलाकर एक डिक्टेशन तैयार किया है जो कि हमारी 12.5 मिनट तक लगभग चलेगी। पहली 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगी। दूसरी डिक्टेशन हमारी उसी के साथ में मिक्सअप रहेगा। मैं थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, आप समझ जाइए कि दूसरी डिक्टेशन हमारी शुरू हो चुकी है, जिसमें हमने 90 शब्द प्रति मिनट की गति का आपको दिया हुआ है निर्देश। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को भारत के उत्तर प्रदेश कानपुर में हुआ था। वे 14वें महामहिम राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2017 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण किया था। उन्हें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे.एम. खेहर ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। रामनाथ कोविंद 20 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वे एनडीए द्वारा 19 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार घोषित किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। पेशे से वकील कोविंद भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रमुख रहे हैं। वे राज्यसभा के सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जून 1975 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनने पर रामनाथ कोविंद वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव रहे। जनता पार्टी की सरकार में उच्च न्यायालय के जूनियर काउंसलर के पद पर कार्य किया। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वह तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव बने थे। इसके बाद भाजपा नेतृत्व के संपर्क में आए। वर्ष 1991 में रामनाथ कोविंद भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। 1994 में वे उत्तर प्रदेश सरकार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। फिर वर्ष 2000 में पुनः उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस प्रकार कोविंद लगातार 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 2 बार भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा उत्तर प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर, उत्तर प्रदेश के तहसील डोरापुर के एक छोटे से गांव परौंख में हुआ था। उनका संबंध कोरी या कोली जाति से है, जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। उनके पिता का नाम मैकू लाल तथा माता कलावती थी। रामनाथ कोविंद 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। वे परौंख गांव में अपना पैतृक मकान बारातशाला के रूप में दान कर चुके हैं। उनके बड़े भाई प्यारे लाल व स्वर्गीय शिव बालक राम हैं। भारतीय जनता पार्टी
के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार बनाया था, तब उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद दलित समाज से उठकर आए हैं और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। वे पेशे से एक वकील हैं और उन्हें संविधान का अच्छा ज्ञान भी है, इसलिए वे एक अच्छे राष्ट्रपति साबित होंगे और आगे भी मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। 20 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें रामनाथ कोविंद ने यूपीए के प्रत्याशी मीरा कुमार को लगभग 3,34,000 वोटों के अंतर से हराया। कोविंद को 65,065% वोट हासिल हुए। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पश्चात 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कोविंद ने शपथ ग्रहण की है। रामनाथ कोविंद हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए समर्पित संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन के आजीवन संरक्षक हैं। ए.के. गोपालन का जन्म 1 अक्टूबर 1904 कुन्नूर, केरल में हुआ। मृत्यु 22 मार्च 1977 तिरुवनंतपुरम, केरल। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और केरल के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थे। इन्होंने 7 वर्ष तक अध्यापन कार्य भी किया था। निर्धन छात्रों के लिए वे अलग से कक्षाएं लगाते थे। जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, तब ए.के. गोपालन ने अध्यापक का पद त्याग दिया। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनने पर वे उसके सदस्य बन गए थे। बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यता ग्रहण की। 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ, तो गोपालन ने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी में रहना पसंद किया। अपनी आत्मकथा सहित उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। ए.के. गोपालन केरल के महान नेता थे। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1902 ईस्वी में केरल के कुन्नूर में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का आरंभ एक स्कूली शिक्षक के रूप में किया। वे समाज सुधारक भी थे तथा निम्न वर्गों की स्थिति में सुधार करना चाहते थे। 1932 में गुरुवायूर सत्याग्रह में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही तथा मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर उनकी पिटाई भी हुई। उसके पश्चात गोपालन ने पूरे केरल में जन जागरण यात्राएं की। बाद में उनका झुकाव कम्युनिज्म की तरफ होने लगा तथा वे केरल के सबसे लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता बने। केरल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने ट्रावनकोर के दीवान C.P. रामास्वामी अय्यर की निरंकुशता के विरुद्ध जन आंदोलनों का संचालन किया। स्वतंत्रता के बाद वे केरल की राजनीति
में सक्रिय रहे। ए के गोपालन ने 1932 से 1933 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और 1934 के कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनने पर वे उसके सदस्य बन गए। बाद में इस पार्टी के केरल के सब सदस्यों ने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। गोपालन ने किसानों और मजदूरों को संगठित करने में अपनी शक्ति लगाई। इसमें उन्होंने केरल के कुन्नूर से मद्रास तक 750 मील लंबे मोर्चे का नेतृत्व किया था। कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित होने के बाद गोपालन भूमिगत हो गए थे। मार्च 1941 में गिरफ्तार करके जब इन्हें जेल में बंद किया गया तो सितंबर में वे जेल तोड़कर बाहर निकल गए। फिर 5 वर्ष तक भूमिगत रहकर काम करते रहे। स्वतंत्रता के बाद भी उन्हें 1947 में नज़रबंदी कानून में गिरफ्तार किया गया, किंतु हाई कोर्ट के निर्णय पर वे रिहा हो गए। इसके बाद ए के गोपालन की लोकसभा की सदस्यता का लंबा दौर चला। 1952, 1957, 1962 और 1971 के चुनावों में वे लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ तो गोपालन ने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में रहना पसंद किया। ए के गोपालन का निधन 22 मार्च 1977 तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में हुआ। उन्होंने रूस सहित अनेक देशों की यात्रा की थी। अपनी आत्मकथा सहित उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद ए के गोपालन ने 7 वर्ष तक एक अध्यापक के रूप में भी काम किया। देशभक्ति की भावना उनके अंदर आरंभ से ही थी। पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए वे अलग से कक्षाएं लगाते और खादी का प्रचार करते थे। 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया तो गोपालन ने अध्यापक का पद त्याग दिया और सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गिरफ्तार कर लिए गए। 1932 में दक्षिण के प्रसिद्ध मंदिर गुरुवायूर में सबके प्रवेश के लिए जो सत्याग्रह चला उसमें भी गोपालन गिरफ्तार हुए। यह हमारा 12 मिनट 40 सेकंड का डिक्टेशन समाप्त हो चुका है, जिसमें 6 मिनट के बाद में मैंने 90 शब्द प्रति मिनट की गति का सिलसिला रखा था। आप सभी इसको आपस में पढ़िएगा, पढ़िएगा अभी।